नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मगध का उत्कर्ष, जो हमारा टॉपिक है। पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से उन 16 महाजनपदों में से एक मगध महाजनपद था और उसकी क्या परिस्थितियां ऐसी बनी, कौन से ऐसे सकारात्मक कारण बने कि जिस वजह से ये एक साम्राज्य के रूप में उभरा। बाकी सारे महाजनपदों को इसने काफी पीछे छोड़ दिया। और इन सब कारणों को जानने के बाद कौन कौन से राजवंश यहाँ स्थापित हुए, राजा कौन कौन से थे, शासक कौन कौन से थे, उन सबको एक एक करके देखेंगे। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं कि देखिए इसकी लोकेशन मगध मैप में। राजगिरी इसकी राजधानी थी पहली। आधुनिक पटना और उसके आसपास का क्षेत्र था, वहां पे ये साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो इसमें सबसे पहले इसके उद्भव के कारणों को देखेंगे हम लोग। पहला कारण भौगोलिक एवं सामरिक कारण। देखा जाए तो इसकी जो पहली राजधानी थी राजगीर, ये 5 पहाड़ियों से घिरी थी, जिसमें एक थी व्यवहार, दूसरी थी बराह, वृषभ, ऋषिगिरी और चैत्यक। ये पहाड़ियां इसको सामरिक दृष्टिकोण से काफी सुरक्षा प्रदान करते थे। इसी तरह से पाटलिपुत्र, जो इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण नगर था, और उदयन के समय में ये राजधानी नगर बनता है। ये देखा जाए तो 3 नदियों से घिरा हुआ था जो कि सदानीरा थी, गंगा, गंडक और सोन। इन 3 सदा नीरा नदियों से घिरे होने के कारण एक तो इसे कभी जल की कमी नहीं हुई, और एक तरह से इसकी जल सीमा रेखा भी बनाती थी, तो इससे भी इसको काफी सुरक्षा मिलती थी। ये देखिए मैप में किस तरह से लोहे के समृद्ध भंडार। मैंने आपको बताया था जब हम महाजनपद काल पढ़ रहे थे, 2 ऐसे महाजनपद थे, एक मगध और दूसरा अवंती, जहां पे सोने की खानें पाई गई थी। तो इन लोहे की खानें पाई गई थी। इन लोहे की खानों से लोहा जो प्राप्त हुआ, उससे हथियार बने। सामरिक हथियारों से इनकी सेना मजबूत हुई। अजात शत्रु का देखेंगे कि तो रथ, मूसल, शिलाकंटक जैसे लोहे के हथियारों से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। तो इनकी सेना की मजबूती प्राप्त हुई, इन लोहे के हथियारों से सेना मजबूत हुई सामरिक रूप से। कृषि को तो इसने आधार दिया ही, जुताई के माध्यम से और जंगलों की सफाई के माध्यम से। हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग। मगध के जो जंगल थे उसमें हाथी खूब पाए जाते थे। मगध के जंगलों में हाथी खूब थे। हाथी सेना में जैसा कि जानते ही हैं कि बहुत ही ये प्राचीन काल में जो चतुरंगड़ी सेना होती थी उसमें हाथी की भी एक अपनी सेना होती थी, और इनका युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता था। लड़ाके योद्धा हाथी पर बैठकर आगे बढ़ते थे और ऊंचाई पर होने की वजह से एक विशेष लाभ की स्थिति में रहते थे वो। आर्थिक कारण। जैसा कि मैंने बताया था, महाजनपद काल में कृषि अधिशेष की वजह से ये महाजनपद उभरे थे, और उन्हीं कृषि अधिशेष की अतिरिक्त सरप्लस की स्थिति मगध में उत्पन्न हुई। इनका कृषि विस्तार खूब हुआ, वाणिज्य व्यापार इनका खूब फला फूला। देखा जाए तो कई व्यापारिक मार्गों से ये जुड़े हुए थे, जैसे कि आगे जब हम पढ़ेंगे अजात शत्रु के समय में जब उसका अधिकार कौशल पर हो जाता है, उसके माध्यम से वो वत्स राज्य तक जुड़ जाते हैं। तो जो एक मार्ग पाटलिपुत्र से लेके भड़ौस तक जाता था, उस व्यापारिक मार्ग पर मगध का उससे जुड़ जाता है, उस पर अधिकार हो जाता है। तो व्यापार व्यवसाय का भी खूब लाभ मिलता है।
इनके राज्य के व्यापारियों को। कृषि की अधिशेष की स्थिति थी ही, तो कृषि का अधिशेष, व्यापार व्यवसाय की बढ़ोतरी, नए नए व्यापारिक मार्गों से जुड़ाव इनका, ये सारे आर्थिक कारण थे जिससे कि मगध को कर की प्राप्ति हुई खूब, और इस कर की प्राप्ति से वो एक मजबूत सेना रखने में सक्षम हुआ, एक मजबूत सेना रखने में सक्षम हुआ। ठीक। शासकों का योगदान, शासकों के योगदान को तो नकारा नहीं जा सकता। हर्यक वंश के अगर शासकों में देखें तो बिंबिसार, बिंबिसार ने पहले तो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उसने विभिन्न राज्यों से अपने संबंध मजबूत किए, सामरिक सुरक्षा प्राप्त की, अंग पर इसने अधिकार किया, अपने क्षेत्र का विस्तार किया, अजात शत्रु उस क्रम को जारी रखा, लिच्छवियों पर इसने विजय प्राप्त की, उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। इसके अलावा कौशल की विजय, तो उदयन, इसने पाटलिपुत्र जैसे नगर को राजधानी बनाया। तो इस तरह से हम देखते हैं। शिशुनाग वंश में अगर देखा जाए तो इनके जो शासक हुए उन्होंने भी, जैसे कालाशोक, उसने वैशाली की स्थापना की, वैशाली को उसने राजधानी बनाई जहां पे द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। नंद वंश में महापद्मनंद, इसने मगध राज्य का खूब विस्तार किया, कलिंग, है, कौशल जैसे राज्यों पे यह अधिकार स्थापित करता है, अपना साम्राज्य विस्तार करता है। और मौर्य साम्राज्य का तो पता ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के काल में एक बृहद साम्राज्य की स्थापना होती है। शायद प्राचीन काल में, या अगर देखा जाए तो इवन आज आधुनिक काल में भी इतने बड़े भारत की रूपरेखा राज्य की क्षेत्र के रूप में नहीं दिखाई देती जितना कि अशोक के समय में थी। गांधार, काबुल, पाकिस्तान का क्षेत्र और इधर कर्नाटक तक के क्षेत्र तक पूरा विस्तार था राज्य का। तो इस तरह से शासकों का योगदान है मगध के उत्कर्ष में। सामाजिक कारण, मगध का जो समाज था वो काफी प्रगतिशील था, रूढ़िवादिता से मुक्त था। क्यों? क्योंकि एक कारण माना जाता है वैदिक धर्म का जो प्रसार था वो देर से पहुंचा। तो जब इन लोगों ने वैदिक धर्म को अपनाया, इनमें एक उत्साह था उसको लेके, वैदिक धर्म के प्रति नवीन उत्साह था इनमें। तो समाज नई व्यवस्था को अपनाने के लिए काफी अनुकूल था। उसने जो है व्यापार व्यवसाय के लिए खुले अवसर प्रदान किए, राज्यों को समर्थन दिया, कर समर्थन दिया। तो समाज के भी योगदान को नकारा नहीं जा सकता है मगध के उत्कर्ष में। अब आते हैं एक एक करके कौन कौन से वंश ने इस पे शासन किया। आप लोग इनके क्रम को भी ध्यान रखिएगा, एक के बाद कौन सा दूसरा वंश आ रहा है, इनके क्रम मिलाने को पूछ लिए जाते हैं कि पहला कौन सा वंश था, दूसरा कौन सा वंश था मगध साम्राज्य पे। बृहद्रथ वंश, इनका वर्णन पुराणों में है, वैसे इनकी मान्यता उतनी नहीं है क्योंकि पुराणों के अलावा कहीं इनका जिक्र नहीं है। इसके आधार पर माना जाता है कि जो इस पहला वंश था पुराणों के अनुसार वो बृहद्रथ वंश था, मगध पे शासन करने वाला, और इसका संस्थापक था वो जरासंध था। नहीं, इसका जो संस्थापक था वो बृहद्रथ ही था, बृहद्रथ वंश का। इसका लड़का था, पुत्र था जरासंध। तो पुराणों में ये उल्लेख है जरासंध ने गिरिब्रज यानी राजगृह को मगध की पहली राजधानी बनाया था।
ये पुराणों के अनुसार है, इसकी उतनी मान्यता नहीं है। राजगृह के अन्य नाम मिलते हैं कुशाग्रपुर, वसुमती, मगधपुर, बृहदत्तपुर एवं बिंबिसारपुरी। ये ध्यान रखिएगा, कुशाग्रपुर पूछा गया है। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि मगध राज्य पर जो पहला वंश था जिसने अपनी सत्ता स्थापित की, वो था हर्यक वंश। इसे पितृहत्ता वंश भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि बिंबिसार के बाद जितने शासक आए, माना जाता है कि वो अपने पूर्व के शासक यानी अपने पिता की हत्या करके उन्होंने गद्दी प्राप्त की थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का पहला वंश, ठीक है, बिंबिसार, इसी को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है, मगध राज्य का पहला शासक माना जाता है प्रामाणिक रूप से। 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व बीसी तक इसका शासन था। मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विवाह इसने कहां कहां किए ये देख लेते हैं। महाकोसला, ये कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी, प्रसेनजित की बहन। इससे इनको एक तो कौशल का सहयोग प्राप्त हुआ, काशी इन्हें दहेज के रूप में मिल गया, जिसकी कि 1 लाख रुपए वार्षिक आय थी उस समय। 1 लाख वार्षिक आय का काशी इनको नगर दहेज में मिल गया। चूंकि जो कौशल था उसके प्रभाव में वत्स था, वत्स राज्य भी था, तो एक तरह से वत्स राज्य पे भी इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। ये थी लिच्छवी शासक चेटक की बेटी चेलना। लिच्छवी शासक चेटक की बेटी थी चेलना। इनसे विवाह करके बिंबिसार ने अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया। माना जाता है कि वज्जी जो ये थे लिच्छवी वज्जी संघ के, ये मगध राज्य की उत्तरी सीमा में लूटपाट किया करते थे। तो विवाह करने के बाद इनको इस लूटपाट से शांति मिल गई। कितने डिप्लोमेटिक कूटनीतिक विवाह थे ये सारे। क्षेमा, ये मद्र के प्रधान की, मद्र देश के प्रधान की बेटी थी। इनसे विवाह करते हैं वो। ये 3 विवाह है, इसको ध्यान रखिएगा। महाकोसला थी, ये कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। चेलना थी, ये लिच्छवी शासक चेटक की बेटी। क्षेमा थी मद्र के प्रधान की बेटी, वहां की राजकुमारी थी ये, क्षेमा या खेमा। 3 शादियां इस तरह से बिंबिसार करते हैं। जीवक, ये इनका राजवैद्य था बिंबिसार का। बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक, बिंबिसार का राजवैद्य। जीवक को बिंबिसार ने भगवान बुद्ध और संघ के भिक्षुओं की सेवा के लिए भेजा था। भिक्षुओं नियुक्त कर दिया था, एक तरह से भिक्षुओं और बुद्ध की चिकित्सा सेवा के लिए नियुक्त कर दिया था। एक बात और, बिंबिसार और इसके आगे अजातशत्रु, ये दोनों ही शासक धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म को भी पर्याप्त संरक्षण दिया एवं ब्राह्मण धर्म को भी संरक्षण दिया। कूटनीतिक संबंध, गांधार के शासक पुक्कसती, पुक्कुसती, गांधार जो थी इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। हम लोगों ने महाजनपद काल के टाइम में पढ़ा था। तो तक्षशिला से जो दूत आया था राजगृह,
उसका खूब स्वागत और सम्मान करते हैं बिंबिसार। और अवंती के साथ साथ चंद्रप्रद्योत को जब पांडु रोग हो जाता है, यानी पीलिया रोग, तो इनके इलाज के लिए अपने वैद्य जीवक को भेज देते हैं। यहां पे ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। इस तरह से उन्होंने अपने संबंधों को और मजबूती प्रदान की अवंती और गांधार जैसे राज्यों के साथ। महागोविंद ये मगध का वास्तुकार था। माना जाता है कि राजगृह जो राजधानी थी उसका वास्तुकार यही था, देवदत्त। ये बौद्ध था। माना जाता है कि इसी के प्रभाव में आके भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 8 वर्ष पूर्व अजात शत्रु ने इसके उकसावे में आके बिंबिसार की हत्या कर दी। बिंबिसार की हत्या कर दी अजात शत्रु ने। ऐसा बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, परंतु जैन ग्रंथ क्या बोलते हैं? यह मिलता है बौद्ध ग्रंथों में। जैन ग्रंथ क्या बोलते हैं? जैन ग्रंथ का कहना है कि इसने आत्महत्या कर ली थी बिंबिसार ने। ये इसे नहीं मानते किसने अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। ठीक, उपाधियां देख लेते हैं बिंबिसार की। उपाधियां, श्रेणिक, और एक दूसरी उपाधि सेनी है। उपाधियां पूछी जाती हैं इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, श्रेणिक और सेनी है। ये 2 उपाधियां धारण करता था बिंबिसार। आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है। इसका शासनकाल था 492 ईस्वी पूर्व से 407 ईस्वी पूर्व। इसकी जो उपाधि थी 2 मिलती है, एक कुड़िक, दूसरी थी इसकी वैदेही पुत्र। वैदेही पुत्र, ये 2 उपाधियां थी अजातशत्रु की। इसने मुख्य तौर पर 2 लड़ाइयां लड़ी थी। एक कौशल नरेश प्रसेनजित के विरुद्ध, और दूसरी लड़ाई इसने लड़ी थी लिच्छवी वज्जी संघ के विरुद्ध। वज्जी संघ जिसमें लिच्छवी गणराज्य वगैरह थे। 2 इसकी प्रमुख लड़ाइयां थी। कौशल नरेश प्रसेनजित से इसकी लड़ाई का कारण था कि जैसा बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख है कि इसने जो है जब अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी तो इससे इनकी जो महाकोशला थी, जो प्रसेनजित की बहन थी, वो काफी दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद बीमारी की वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई। तो उस क्रोध से, उस प्रतिकार स्वरूप प्रसेनजित ने आक्रमण किया अजातशत्रु पर। प्रसेनजित जो काशी दहेज में दिया था बिंबिसार को, उस पर पुनः अधिकार कर लेता है। दूसरी बार फिर से आक्रमण करता है वो, पकड़ा जाता है अजातशत्रु, उसको बंदी बना लेता है, परंतु फिर दोनों के बीच में समझौता होता है और फिर से काशी को दे देता है अजातशत्रु को।
फिर से उस पर दहेज के रूप अपनी बेटी वजीरा की शादी करता है। वजीरा वजीरा की शादी करता है अजातशत्रु से, और काशी को फिर से दे देता है दहेज के रूप में। ठीक। दूसरा जो इसका लिच्छवी गणराज्य के साथ था, लिच्छवी गणराज्य के साथ इसका बज्जियों के साथ बज्जी संघ कह लीजिए, उसमें लिच्छवी भी शामिल थे। बज्जी संघ बड़ा कड़ा संघर्ष चलता है 16 वर्षों तक। इसी संघर्ष के दौरान उसने रथ, मूसल और शिलाकंटक जैसे लोहे से बने हथियारों का इस्तेमाल किया, जो कि इसे काफी सहायता प्रदान करते हैं इस युद्ध में। विजय प्राप्त करना काफी मुश्किल हो रहा था, तो इसके मंत्री सुनीति और वस्त्रकार थे, जिन्होंने जाकर बज्जी संघ में फूट डाल दी। जो कई गणराज्यों का संघ था, लगभग 8 गणराज्यों का, इनके बीच में फूट डाल दी इन लोगों ने। तो फूट डालने की वजह से ये कमजोर हो गए, और तब जाके लिच्छवियों बज्जी संघ पर अजातशत्रु ने विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु की अन्य उपलब्धियां अगर देखा जाए तो राजगिरी का इसने दुर्गीकरण कराया, और सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की महत्ता को इसी ने पहचाना था, जो कि उदयन के टाइम पे आगे चल के राजधानी बनता है। वो उसको एक राजधानी के रूप में स्थापित करता है। उदयन, इसका काल था 407 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व। इसने जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और ये जैन धर्म से काफी प्रभावित था, और जैनियों के व्रत रखता था। ये जैनियों के व्रत रखता था उदयन। यह पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया था, तो उदयन ने बनाया था। यह ध्यान रखिएगा। उदयन के बाद 2 और शासक हुए थे, अनिरुद्ध, मुंडक। अंतिम राजा हुआ नागदशक, हर्यक वंश का। यह पूछा जाता है, अनिरुद्ध और मुंडक के बाद यह नागदशक आता है, यह अंतिम शासक होता है। पाटलिपुत्र का एक और नाम था कुसुमपुर, इसी ने रखा था। जब यह पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है तो इसका नाम कुसुमपुर रखता है यह उदयन। प्रश्न यह भी पूछा गया है कि कौन सा शासक था जो जैनियों के व्रत रखता था, यानी जैन धर्म से संबंधित व्रत रखता था, तो यह उदयन था। ध्यान रखिएगा। शिशुनाग, ये नागदशक का अमात्य था, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक उसका अमात्य था। ये नागदशक की हत्या करके ये गद्दी पर बैठता है। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, राजधानी नगर। ठीक। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। कालाशोक या कालावर्ण, शिशुनाग का ये लड़का था, उनके बाद राजा बनता है, और ये राजधानी पुनः पाटलिपुत्र ले जाता है। जो राजधानी शिशुनाग ने वैशाली बना दी थी, वैशाली की जगह फिर से ये पाटलिपुत्र ले जाता है राजधानी। इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति। जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था तो उस टाइम बताया था, जो ये बौद्ध संगीति हुई थी,
इसकी अध्यक्षता किया था सर्वकामी ने। और एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, इसमें बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था। एक स्थविर थेरवादी जिसे कहते थे, दूसरी महासंघिक। इन्हीं से फिर आगे चल के स्थविर से हीनयान निकलता है, हीनयान शाखा निकलती है, और महासंघिक से महायान शाखा निकलती है। तो ये इसी के काल में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति। स्थल था वैशाली, वैशाली का वेलुवन बिहार, उसी में हुई थी वैशाली। शिशुनाग वंश के बाद हर्यक वंश, पहले हमने हर्यक वंश पढ़ा, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। 344 ईस्वी पूर्व से 324 ईस्वी पूर्व इसने पाटलिपुत्र को ही राजधानी रखा। पुराणों में इनको अधार्मिक और अर्थ रुचि वाला कहा गया है। इनको शूद्र माना गया था नंद वंश को। इसका जो संस्थापक था उसका नाम था महापद्मनंद। अभी आगे देखेंगे। इस काल के कुछ विद्वान थे, जैसे वारुचि, कात्यायन, इनके नाम आप लोग देखते होंगे। वर्ष, नववर्ष, ये सारे विद्वान जो थे वो नंद वंश के काल के थे। संस्थापक था इनका महापद्मनंद, नंद वंश का। इसे जो है नापित पुरुष और दासी का पुत्र माना गया है, इसलिए इसे शूद्र कहा गया। इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, जैसे एक राट, परशुराम, अपरो परशुराम, सर्वछत्रांतक, सर्वछत्रांतक। इस तरह से इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी जो कि पूछी जाती हैं। एक राट, परशुराम। माना जाता है कि इसने क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, इसलिए इसने सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण की थी। इसकी कलिंग विजय, है वंश पे विजय, कौशल, अश्मक। अश्मक जो कि ये दक्षिण में स्थित महाजनपद था। जब मैं महाजनपद पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, इस पर इसने विजय प्राप्त की। इस तरह से विंध्य को पार करके दक्षिण में जाके किसी राज्य को विजित करने वाला यह पहला शासक था महापद्मनंद। दक्षिण के राज्य को विंध्य पार कर विजित करने वाला पहला शासक महापद्मनंद था। ठीक है। इसने देवनंद वहरा नगर का निर्माण कराया। इसने कलिंग में नहर का निर्माण कराया था, तंसुली नहर का निर्माण कराया इसने कलिंग में। ठीक है।
इसके अलावा ये वहां जब कलिंग विजय करने गया था, क्योंकि ये जैन था, जैन धर्म का अनुयायी था, तो जिनसेन की प्रतिमा उठा लाया था। ये जिनसेन की प्रतिमा कलिंग से उठा लाया था। ठीक, ये सारे पूछे जाते हैं, जिनसेन की प्रतिमा कौन ले आया था उठा के। इसकी कलिंग विजय का जो प्रमाण है वो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, जो इसने कलिंग में विजय प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं। घनानंद, ये नंद वंश का अंतिम शासक था। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या की और मौर्य वंश की स्थापना करता है। माना जाता है कि जो कौटिल्य चाणक्य थे, जिनका एक नाम कौटिल्य भी था, उनकी इसने भरे दरबार में बहुत बेइज्जती की थी, और उस अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो एक छोटे से गांव मोरी राज्य के एक पिपली वन के मोरी जब गणराज्य में पढ़ा रहा था तो बताया था, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध है उस गणराज्य से। वहां के एक बालक को वो कोई खेल खेलते हुए देखते हैं और उसकी प्रतिभा को पहचान कर उसे ले आते हैं, उसको प्रशिक्षित करते हैं, और उसके माध्यम से ये इसके राज्य पर आक्रमण करते हैं, इसको पराजित करते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य राज्य की स्थापना करता है। इस तरह का वर्णन मिलता है। यूनानी लेखों में इसे अग्रमीज कहा गया है। यूनानी लेखों में अग्रमीज कहा गया है। इसकी एक उपाधि अग्रमीज के अलावा जैंद्रमीज भी मिलती है। जैंद्रमीज, पुराणों में इसे औग्रसैन्य भी कहा गया है। औग्रसैन्य, जैंद्रमीज, औग्रसैन्य, और यूनानी लेखों में अग्रमीज। इस तरह से हमने मौर्य साम्राज्य के स्थापित होने से पहले मगध राज्य पर हर्यक वंश, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, नंद वंश, इन तीनों को क्रमवार पढ़ा, इनके शासकों की उपलब्धियां पढ़ा। अब हमारा जो अगला सेशन होगा उसमें विदेशी आक्रमण जो उस टाइम पे हुए थे उसको पढ़ेंगे, जिसमें सिकंदर का भी आक्रमण है। उसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य पर आएंगे। इस क्रम से संपूर्ण इतिहास के अध्ययन के लिए, चर्चा के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।